बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएँ कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आज प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो आज आपकी एक प्रेडिक्शन से करेंगे। आपने पिछले साल ये प्रेडिक्शन कर दी थी दिसंबर में, मेरे प्रोग्राम में आपने बताया था कि 2026 है, उसमें जंगें उस लेवल पे दिखाई नहीं दे रही जिस तरह 2025 में थी, लेकिन कुदरती आफ़ात दिखाई देती हैं। अभी सिर्फ़ गरज चमक ही दिखाई दे रही है, कोई बरस नहीं रहा। इसी तरह सर ग्रीनलैंड में पूरे यूरोप से जो फ़ौजें हैं, वो पहुँच रही हैं ग्रीनलैंड में उसकी हिफ़ाज़त के लिए। यानी कि जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, इटली, यूके तमाम ममालिक ने अपनी जो अफ़वाज है वो ग्रीनलैंड का उनको रास्ता दिखा दिया और वो वहाँ पहुँच चुकी हैं और अमेरिका ने भी धमकी दे दी है कि हम ज़ोर बाजू से इस पे कब्ज़ा कर लेंगे या इसको हथिया लेंगे। तो सर क्या आप देख रहे हैं कोई ऐसी गुंजाइश आपको दिखाई देती है? क्योंकि यहाँ तो मामलात बहुत ज़्यादा संगीन दिखाई दे रहे हैं। आपकी प्रेडिक्शन तो है कि बहुत बड़ी जंग नहीं होगी, ऐसे मामलात ख़राब नहीं होंगे। लेकिन आपको ऐसी कोई चीज़ दिखाई देती है कि छोटी-मोटी झड़प ही हो जाए? तो छोटी-मोटी झड़पें होंगी, लेकिन देखिए मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ, ये जो कुदरती आफ़ात का एलिमेंट है ना, ये जिस वक़्त एक्टिवेट होगा, दुनिया ये जंगें भूल जाएगी। मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ। खुदा ना ख़ास्ता, अब अगर जंग होगी भी ना सर, वो पानी में बहुत हद तक मुझे महसूस हो रहा है ये पानी में होगी या पानी की वजह से होगी। क्योंकि अगर आप देखें तो तीनों बड़े मेजर प्लैनेट ये वाटर एलिमेंट को एक्टिवेट करके बैठे हुए हैं। इससे बहुत क्लियर होता है कि ये जो जंग होगी, ये पानी के मतलब यूँ समझिए 75% पानी में होने वाली है जंग, या पानी से की जाएगी जंग। ओके। अच्छा सर, आप कुदरती आफ़ात का ज़िक्र कर रहे हैं, तो सर कुदरती आफ़ात में एक आफ़त जो थी वो कोरोना वायरस भी थी। 2019 में इसका आगाज़ हुआ और उसके बाद जो तबाही हुई दुनिया में, वो तारीख़ का एक हिस्सा है। तो सर कुदरती आफ़ात में क्या आप इस तरह की खुदा ना ख़ास्ता किसी बीमारी का भी शामिल करेंगे? ज़ाहिर-है प्रोग्राम का मकसद तो यही होता है लोगों को अवेयर करना, अवेयरनेस देना। तो हम नहीं चाहते कोई कुदरती आफ़ात आए, लो जो देखने वाले हैं उनको क्लियर कर दें, लेकिन आपसे पूछने का मकसद यही होता है कि लोग अलर्ट रहें इस हवाले से। तो आपको ऐसी कोई बीमारी भी खुदा ना ख़ास्ता दिखाई देती है? देखिए, अगर आप ये देखें तो अब जो इन्होंने कोरोना से लड़ना सीख लिया, तो ऐसी बहुत सारे वायरसेस आए हैं। इस साल का भी अगर आप देखें, तो फ्लू का एक नया वेरिएंट आया है। जिसका जो था इन्होंने एंटीडोट वगैरह नहीं बनाया हुआ था, तो लोगों को बहुत हुआ। इस तरह के जो वायरसेस हैं ना, अभी ये बढ़ते रहेंगे। और जब भी राहु जुपिटर के ट्राइन में होता है टिल मई तक जो है ना, ये वायरसेस का दौर बहुत ज्यादा रहेगा, बीमारियों का वायरस होना। खुदा ना खास्ता लोगों के अंदर कैंसर बहुत बढ़ता हुआ दिखेगा, अल्लाह ना करे किसी को भी ना हो। लेकिन इन चीज़ों से आप ज़रूर एहतियात बरतें, क्योंकि कैंसर का जो वेरिएंट है, ये भी बहुत फैलेगा। अच्छी बात ये है इस साल के अंदर कि मुझे आईटी और मेडिकल साइंस में नई जिद्दत आती हुई दिख रही है। इसका मतलब ये है कि नई बिगिनिंग्स में नई टेक्नोलॉजी भी आएगी और नए इलाज भी आएँगे। तो इससे इंसानियत के लिए फ़ायदे तो हैं, बट एट द सेम टाइम अगर इंसान जो है उसका सही फ़ायदा उठाए तो वो अच्छा है, वरना फिर मामला खराब हो। ओके। अच्छा सर, एक क्वेश्चन मैं ज़रूर ऐड करूँगा। सऊदी अरब, कतर और ओमान ने वार्निंग दी है अमेरिका को। उन्होंने कहा है कि अगर वो ईरान पे अटैक करते हैं, तो दुनिया की जो ऑयल मार्केट है, वो दहल जाएगी, बहुत नुकसान हो सकता है और ऑयल मार्केट को अगर नुकसान पहुँचेगा तो दुनिया में फाइनेंशियल ट्रबल आएगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी भी आ सकती है, बड़े क्राइसिस आ सकते हैं। और हमने देखा है अभी डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेज़ुएला का जो ऑयल है वो बाकायदा तौर पे फ़रोख्त करना शुरू कर दिया है, अपने आप को सदर करार दे दिया है वेनेज़ुएला का। तो सर आप दुनिया में ऐसा कोई खुदा ना खास्ता कोई फाइनेंशियल ट्रबल भी देख रहे हैं ऑयल की वजह से, ऐसी कोई चीज़ दिखाई देती है आपको? ऑयल सर गिरेगा नहीं, ऑयल बहुत बढ़ जाएगा। और ऑयल बढ़ेगा तो रिसेशन ज़्यादा आता है। तो मुझे ये एक्सपेक्टेशन है कि मुझे ऑयल की एक्सपेक्टेशन है कि ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर जाएँगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप अंधाधुंध ऑयल के अंदर बेटिंग शुरू कर दें, ऐसा ना करें प्लीज़। लेकिन ऑयल के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। और जो मैंने रिसेशन की बात की है, अगर आपको याद होगा तो इस साल के स्टार्ट में मैंने जो एक प्रोग्राम किया था उसमें कहा था कि रिसेशन इस साल में अगस्त के बाद से आता हुआ दिख रहा है। चाहे ऑयल की मार्केट क्रैश हो नहीं हो, लेकिन रीज़न तो यही एलिमेंट होते हैं कि इनके बढ़ने या बहुत ज़्यादा एकदम से क्रैश होने से मार्केटों में हलचल आती है और फिर
पूरी दुनिया के स्टॉक्स भी गिरते हैं। स्टॉक्स पे भी मैं बहुत दफ़ा ज़िक्र कर चुका हूँ। स्टॉक मार्केटें भी स्टेबल नज़र नहीं आती मुझे। इसमें प्लीज़ अवॉइड करें, ये जिस दिन क्रैश होंगी आपको मौका नहीं मिलेगा बाहर निकलने का। ओके सर। अच्छा सर, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने जो डिफेंस मुआहिदा जो है, ट्रेटी जो है, उसका मसवदा तैयार कर लिया है और इसके हवाले से ऑफिशियली ऐलान भी कर दिया गया है। सर, क्या तुर्की को शामिल होने दिया जाएगा इस मुआहिदे में, और क्या आइंदा आने वाले दिनों में या महीनों में या सालों में और ममालिक भी इसमें शामिल हो सकते हैं, इस इत्तेहाद का हिस्सा बन सकते हैं? देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुर्किया को ऐड ना करें, लेकिन एक बात बहुत क्लियर है, ईरान के बाद तुर्किया ऐसी मुसीबतों में खुदा ना खास्ता नज़र आता है मुझे। तो डेफ़िनेटली अगर मुझे सितारों में नज़र आ रहा है, तो वो ये चीज़ें रियलाइज़ कर रहे होंगे कि हमारी खुदा ना खास्ता जो मुल्क है उसकी सालमियत को खतरा है। इसीलिए कोई भी मुल्क ऐसे एमओयूज़ वगैरह साइन करते हैं, इसके अलावा उनको या तो फिर बहुत ज़्यादा ही रिच हो, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, तो वो साइन करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुर्किया एक डेंजरस अ, एलिमेंट हमारे मुल्क के लिए हो सकता है। खुदा ना ख़ास्ता, मैं नहीं कहता हूँ कि हमें साथ नहीं देना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर खुदा ना ख़ास्ता ये तुर्किया पे अटैक हुआ और एमओयू साइन हुआ हो, तो इसका मतलब आप समझते हैं कि ये अटैक फिर पाकिस्तान पे हुआ। तो पाकिस्तान अल्टीमेटली इस महाज़ के अंदर चाहे ना चाहे एंटर हो जाएगा। ओके सर। अच्छा सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इमरान खान को इक़्तिदार में लाने वाले चाहते हैं कि ये दोबारा इक़्तिदार में आए। सर, क्या वाक़ई वो चाहते हैं कि ये इक़्तिदार में आएँ? मेरा तो ख़्याल है ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इनका जो है इशारा है, क्योंकि इनके ही बकौल एस्टेब्लिशमेंट खान साहब को लेके आई थी, इनके बकौल। तो क्या वाक़ई खान साहब वापस इक़्तिदार में आने वाले हैं? क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर ये बात कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ। सर, इनकी बातों को छोड़ें, इनकी बातें एक दिन में कहाँ होती हैं, दूसरे दिन कहाँ होती हैं। ये बात का कोई इतना कोई सर पैर नहीं है। ये लोग आज ये बात करते हैं, कल बोलेंगे नहीं हमारा मतलब ये नहीं था। ये चीज़ें बहुत कॉमन है। बट अल्टीमेटली आने वाले टाइम में पीटीआई बहुत अच्छा बाउंस बैक करेगी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और आपने देख भी लिया है पिछले 2-3 महीने में कि किस तरह इन्होंने बाउंस बैक किया है, रिएक्ट किया है और अपने आप को मनवाया है, जो कि बहुत क्लियर है। और आज एक सर खबर आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी लम्हों में अपना फैसला बदल लिया गल्फ कंट्रीज और स्पेशली इसराइल की मुदाखलत से। अब ये बड़ी हैरानकुन बात है कि इसराइल ने भी मुदाखलत की है, रिक्वेस्ट की है डोनाल्ड ट्रंप से कि ईरान पर अटैक ना करें। अच्छा, उन्होंने क्यों रिक्वेस्ट की है? कि उन्हें ये डर था कि ईरान अमेरिका पे तो अटैक नहीं करेगा समुद्र पार, वो हमारे पर अटैक करेगा, क्योंकि इसराइल नज़दीक है और ऐसा होता भी रहा है कि ईरान अटैक करता रहा है इसराइल पे। तो सर, इसराइल ने भी मुदाखलत कर दी और गल्फ कंट्रीज ने भी मुदाखलत कर दी और जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को अपना फैसला बदलना पड़ा। लेकिन सर, डोनाल्ड ट्रंप की जो पर्सनैलिटी है वो बड़ी डिफरेंट है। एक लम्हे में वो कुछ फैसला करते हैं, दूसरे लम्हे में उनका फैसला कुछ और होता है। सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा, क्या डोनाल्ड ट्रंप अपना फैसला बदल सकते हैं? वक्ती तौर पे तो उन्होंने खलीजी ममालिक के सवारी से भी और सरप्राइजिंगली इसराइल की मुदाखलत से भी अभी इस ईरान पे अटैक नहीं किया, और आपने बताया था कि अगले 24 घंटे बहुत अहम है, हमला होने वाला है। क्या देख रहे हैं आप? सर, अभी 24 घंटे तो हैं, लेकिन अगर आप ये देखें तो इन्होंने इस टाइम पे शुरुआत की है, जिस टाइम पे चीज़ें ख़त्म नहीं होती, उलझ जाती हैं। तो अगर इस ट्रांज़िट से देखें, तो सैटरडे और संडे, कल का दिन नहीं, मतलब अब आपके पास फ्राइडे हो गया होगा। फ्राइडे नाइट से लेके संडे नाइट, मतलब तकरीबन 3 दिन, ये जो हैं ऐसे हैं जिसमें खुदा ना खास्ता कोई हरकत होगी। अल्लाह करे ना हो, लेकिन लग रहा है, बहुत क्लियर नज़र आ रहा है। क्योंकि मून इज़ स्कॉर्पियो, मैंने आपको पहले भी बताया है, इस टाइम पे कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है, पहले तो अच्छी स्टार्ट नहीं होती। तो वो लंबे अरसे के लिए फँसती है और फिर मामलात ज़रा लंबे चौड़े हो जाते हैं। और अगर मैं ईरान का उनका ज़ायचा देखूँ, तो ईरान के हिसाब से ये चीज़ बहुत ही क्लियर इंडिकेट हो रही है कि आने वाले तकरीबन 6 महीने जून-जुलाई तक ये मामलात बहुत बिगड़ेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 20th जनवरी। तो आज है 15 जनवरी, टाइमिंग की वजह से 2-4 दिन आगे-पीछे हो जाते हैं, जिसको आपको जो है बफर देना चाहिए आगे-पीछे होने का, क्योंकि हमें एग्ज़ैक्टली नहीं पता कि किस एग्ज़ैक्ट मोमेंट पे ईरान जो है आज़ाद हुआ था, या ईरान का ज़ायचा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, मैंने उसी से निकाला है, तो उसके हिसाब से यहाँ 20 जनवरी से लेके
जून के आखिर तक इनका बहुत सख्त टाइम है, बहुत हद तक पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं कि वहाँ का जो गवर्नमेंट का तख्ता उलट जाएगा। अच्छा, सर ये आपने बड़ी इम्पोर्टेंट प्रेडिक्शन की है, क्योंकि जब से रज़ा शाह पहलवी की हुकूमत गिरी थी, उसके बाद से ही अमेरिका की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि यहाँ पे ईरान में हुकूमत का तख्ता पलटा जाए। उसके लिए उन्होंने यहाँ पे टैरिफ भी आयद किए, माशी पाबंदियाँ भी लगाईं, करेंसी भी डिवैल्यू होगी, इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और आखिरकार आज ईरान उस जगह पर आ गया है, जहाँ पे अमेरिका चाहता था कि वो आए। आज लोग खुद ब खुद सड़कों पर आ गए हैं और पहले होते थे प्रोटेस्ट, छोटे-मोटे होते थे, लेकिन अब बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो अमेरिका जो है वो उसके अपने मकसद के बहुत करीब भी दिखाई दे रहा है और आपकी भी यही प्रेडिक्शन है। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन यहाँ पे ऐड करूँगा, वो ये है कि अमेरिका की सीक्रेट एजेंसीज़ ने राब्ता किया है रज़ा पहलवी से, जो कि जो रज़ा शाह पहलवी थे, जो बादशाह थे, इनकी हुकूमत का तख्ता पलटा था ईरान में, जब ईरान में इनकलाब आया था। उनके बेटे जो आजकल अमेरिका में रहाइश पज़ीर हैं, उनसे राब्ता किया है अमेरिका की सीक्रेट एजेंसीज़ ने और बरतानवी अखबार अपने सोर्सेज़ को कोट करके ये बता रही है, खबर दे रही है, यानी कि ऑथेंटिक खबर है। तो सर क्या उनको लेके आया जाएगा, फिर से ईरान में एक ऐसी हुकूमत को लाया जाएगा जो कि कठपुतली हुकूमत जिसे हम कह सकते हैं वो होगी। ऐसी कोई चीज़ आपको दिखाई देती है? देखिए, अगर ऐसी चीज़ें होंगी, तो मामलात मज़ीद ख़राब होंगे ईरान के। ईरान में डेफ़िनेटली अब ये जो है एक ऐसे मोड़ पे है जहाँ से न्यू बिगिनिंग्स नज़र आती हैं। न्यू बिगिनिंग्स तभी होती हैं जब पुराना साइकिल ख़त्म होता है। तो पुराना साइकिल ऑलमोस्ट एंड है। अगर आप इस चीज़ को देखें, अच्छा ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है सर। अगर आप आज से 18 साल पीछे जाएँ और उससे 18 साल पीछे जाएँ, मतलब 18 साल, 18 साल, 18 साल तकरीबन ये चीज़ तभी हुई थी जब राहु अगेंस्ट दिशा में था। अगर आप देखें तो राहु सेम नक्षत्र में थे जब ये वहाँ पे इनकलाब आया था, सब चीज़ों का निस्तो-नाबूद होके नई बिगिनिंग हुई थी। अगेन राहु वहीं पर ही है और ये फिर न्यू बिगिनिंग कराएगा। और न्यू बिगिनिंग में हमेशा, हमेशा याद रखें, ट्रांसफॉर्मेशन में इंसान को तकलीफ होती है। इसी तरह से न्यू साइकिल में भी इंसान को तकलीफ होती है, लेकिन न्यू साइकिल स्टार्ट होगा। तो ये न्यू साइकिल है, इसलिए वहाँ की जो अवाम है वो भी बहुत पिस रही है, जानो माल का बहुत नुकसान हो रहा है। तो ये न्यू बिगनिंग का साइकिल ऐसे ही होता है। कोई भी चीज़ बॉर्न होती है, वो तकलीफ से, एक तकलीफ के अमल से गुजरता है, उसके बाद ही वो न्यू रीबॉर्निंग होती है या न्यू बॉन्डिंग होती है। सब कुछ नई चीज़ जो कभी भी आएगी ना सर, वो तकलीफ से आएगी। इवन कि अगर आपको एक अच्छी सी गाड़ी भी लेनी है, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत में इंसान को तकलीफ होती है। तो ये ईरान जो है उस टाइम से गुजर रहा है और आने वाला टाइम ऐसे ही नज़र आता है उनका। हो गया। अच्छा सर, अभी आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, वो मुझे क्लियर कर दें। आपने कहा कि 18 और 18, ये सर टोटल 36 यानी कि 36 साल बनते हैं और जो इनकलाब आया था ईरान में, अभी मैंने सर्च किया है, वो यकम अप्रैल 1979, 46 वन है, 46। 36 ठीक है। राहु जब इस नक्षत्र में होता है, ये कभी-कभी आगे पीछे होता है, लेकिन राहु जब भी इस नक्षत्र में होता है, ये चीज़ें वापस दोहराई जाती हैं, ये चीज़ें वापस होती हैं, बार-बार होती हैं। तो कभी आगे हो जाता है, कभी पीछे हो जाता है, लेकिन ये है इसी की यही सीक्वेंस होती है। ओके, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शंस हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।